हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं। जो 5.1 का क्वेश्चन ले रहे हैं ये बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक जो दिए गए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उससे ले रहे हैं। और 5.1 में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज इसके प्रश्नों को लेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित होते हैं। और समांतर श्रेणी में एक व्यापक रूप A1, A2, A3 करके रूप में होता है। और इसके जो फर्स्ट पद होते हैं A1 से सूचित करते हैं, अंतिम पद को AN या L से सूचित करते हैं, या टर्म के रूप में लेते हैं तो TN लेंगे, लास्ट पद को, फर्स्ट पद को T1 करेंगे, ठीक है। तो यदि फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पिछले क्लास की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को देख लेंगे। प्लेलिस्ट में 4.1 1.1 से लेकर के 4.4 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा चुका है, तो वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, उससे पहले जान लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में क्या क्या खास बातें होती है। तो प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं या T1 लेंगे, और nवां पद जो होता है उसको AN से सूचित करेंगे या TN से सूचित करेंगे या L से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहां देखना है प्रथम और सार्वंतरिक होता है, कॉमन डिफरेंसेस। इसके पहले पढ़ चुके हैं, D का मान निकाले थे द्विघात समीकरण में, विवेचक था विविधकर, b² - 4ac इसका होता है। लेकिन यहां D निकालना है, स्मॉल d होगा, तो D इक्वल टू यहां पर होता है सार्वंतर। सार्वंतर का तात्पर्य है कॉमन डिफरेंसेस से, और इसका मान होता है A2 - A1। दूसरा पद में पहला पद यानी अगले पद में पिछला पद को घटा देंगे तो D निकल जाता है। बहुत ही आसान है। देखते हैं इसके फर्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। द्विघात, ये सब जो दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, इसको जांच करना है। तो पहले कथन को देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। नंबर फर्स्ट में दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो अब जानते हैं यहां क्या दिया है, टैक्सी के किराए से संबंधित है। जरा इसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, इसमें किराए का लिस्ट तैयार करना है। पर 1 किलोमीटर का क्या होगा, 2 किलोमीटर का क्या होगा। तो नंबर फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है, तो पहला किलोमीटर का दिया 15 रुपये है। नेक्स्ट का आ गया, अब 2 किलोमीटर का कितना होगा। जब 2 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो 15 रुपये पहला किलोमीटर का है, दूसरा का 8 रुपये बढ़ाया गया है। तो 8 रुपये में वृद्धि करेंगे, इसमें 15 में 8 जोड़ देते हैं, 23 रुपया। और नेक्स्ट कहा गया अब 8-8 रुपये प्रत्येक किलोमीटर आगे का लगेगा। तो 3 किलोमीटर यदि जाना हो तो कितना किराया होगा, तो 15 और 1 किलोमीटर का 15 बचे कितना, 2 किलोमीटर, उसका 8 का रेट से जोड़ दिया जाएगा। 8 दूना 16, 15 जोड़ देंगे 31 रुपया। 4 तक ले लेते हैं, 4 किलोमीटर तक का ले लेते हैं किराया। तो 15 हो गया, बचे 3 किलोमीटर, तो 8 का रेट से जोड़ देंगे 24, 39 हो गया। इस तरह से अब यहां किराए की सूची निकालते हैं।
प्राप्त सूची क्या है, एपी में है या नहीं उसकी जांच करेंगे। 15, 23, 31, 39, इस तरह से किराए की सूची प्राप्त होती है। अब यहां देखना है A2, ये दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, क्या आता है 23 घटा 15, कितना आता है 8। 3 में से 1 को 2 को माइनस करते हैं A2 को, तो देखते हैं 31 में से घटा देते हैं 23 को, कितना आता है 8। फिर A4 में से A3 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 39 माइनस 31, 8। हर स्थिति में देखते हैं 8 ही आ रहा है। ये जो लिस्ट तैयार किए हैं किराए का, उस लिस्ट में देखते हैं सार्वंतर समान है, इसी को तो सार्वंतर कहते हैं। यानी सभी में बराबर रूप से अंतर यदि हो रहा है तो एपी में है। 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है एपी में है। तो एपी में है या नहीं इसकी जांच करना था, बहुत ही आसानी से जांच कर लिए। और ये कारण भी पूछा गया था, इसलिए इसके कारण को निकाले, नहीं तो यहां देखने के बाद ये स्पष्ट कर लेंगे कि यह सार्वंतर 8 का समान जा रहा है तो एपी में होगा। कारण पूछा गया था इसलिए इसको एक्सप्लेन करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो प्रश्न ये है कि एक पंप है जो हवा का जितना बेलन में, एक बेलनाकार टैंक है मान के चलते हैं, इसको एक बेलन है और इस बेलन से हवा को निकालने का काम एक पंप के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके हवा को निकाला जाएगा। तो 1/4 हिस्सा, यानी इसके 4 हिस्से यदि कर दे तो पहला बार ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। ठीक है, 1/4 भाग, 4 हिस्से में से एक हिस्सा खाली होगा पहला बार, उसके बाद जितने शेष बचेंगे उसका 4 हिस्से लगा करके एक हिस्सा बाहर निकलेगा। देखते हैं पहले बार, पहले बेलन में कितना था, पहली बार बेलन में हवा क्या कितना था, मान लेते हैं 1 पूरा भरा हुआ है, 1। तो एक बार जब निकाल लेते हैं तो शेष हवा कितना बचा, पहली बार हवा निकालने के बाद शेष कितना बचा, शेष हवा बचता कितना है, तो 1 माइनस 1/4, 1 का 1/4 को माइनस करना है। यहां ध्यान में रखें 1 का 1/4 है इसलिए 1/4 ही हम लिख रहे हैं, घटाएंगे तो 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 ये आया बचा हुआ शेष हवा। फिर इसके 1/4 हिस्से बाहर निकलेंगे। तो दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष कितना हवा बचा, दूसरी बार हवा निकालने के बाद कितना बचा, तो हवा कितना बचा है 3/4 हिस्से है ही अब, और उसमें माइनस करना है 3/4 का 1/4 हिस्सा, जो शेष बचा हुआ उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकालना है। तो इसको हल करते हैं, का के जगह गुना का चिन्ह लेते हैं, तो 3/4 का के जगह गुना करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3/16। एलसीएम लेके माइनस कर देंगे, 16 हो गया, 12 माइनस 3 9/16। दूसरी बात 1, 2 और 3 पद से भी बना सकते हैं, आवश्यकता नहीं 4 में जाने की, यदि बराबर होगा तो आगे बढ़ेंगे अन्यथा नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो ये नंबर 1 कर देते हैं
और दूसरी बार बचा हुआ ये है 2 नंबर, और ये तीसरा। तो इस तरह से बेलन के हवा की सूची क्या है, लिस्ट। तो क्या लिस्ट प्राप्त होता है इसमें? तो पहला तो 1 आता है, दूसरा 3/4 आता है, और तीसरा क्या है 9/16। अब जिसको माइनस करके देखते हैं, तो A2 माइनस दूसरा पद में से पहला को माइनस करते हैं, A1 क्या आता है। तो 3/4 में से 1 को माइनस करते हैं, तो 3 - 4/4। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1/4। ये आ रहा है पहले स्थिति में, ठीक है। और अब इसको समीकरण नहीं देते हैं, यहां कर देते हैं समीकरण। ये तीनों स्थितियां थी, ठीक है। अब A3 - A2 करके देखते हैं क्या आता है। तो ये 3 है, 9/16 -3/4 करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 16, 9 का 9 ही रहेगा, 4 से भाग करेंगे 16 में, 12 हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में आएगा, 12 में से 9 घटा देंगे, 3 आता है, माइनस में आएगा बटे 16। यहां ध्यान दे, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 तथा 2 से ये पता चलता है A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। यानी ऐसा कह सकते हैं, जो पदों का अंतर है ना, ये जो पद दिए गए हैं, दूसरा में पहला घटाए, तीसरा में दूसरा घटाए, सभी में बराबर आना चाहिए। सार्वंतर डी का मान हमेशा समान होना चाहिए, नहीं हुआ यहां, इसलिए एपी में नहीं है। यदि डिफरेंसेस समान होगा तो एपी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 3 में दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब एक कुआं खोदना है, तो 1 मीटर का लागत क्या दिया गया, प्रथम मीटर का। तो प्रथम मीटर खुदाई का लागत, तो कितने रुपये लगते हैं प्रथम मीटर, 150 रुपये दिया गया है। अगले 1 मीटर का है लागत 50 रुपये बढ़ता जाएगा, तो इसमें 2 मीटर खुदाई का लागत कितना होगा, 150 हो गया, और 50 रुपये और बढ़ गए, इसमें 200 रुपये हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे 3 मीटर का कितना लागत होता है, तो 150 तो पहले मीटर का हो गया, बचा कितना 2 मीटर, 50 के रेट से जोड़ा जाएगा, तो 50 × 2 कर देंगे, तो 100 और 150 जोड़ दिए 250। 4 मीटर का यदि निकालना चाहे तो क्या स्थिति आ रहा है देख लेते हैं। 150 में अब 3 मीटर का 50 के रेट से जोड़ना होगा, 50 × 3, ठीक है। तो खुदाई के लागत का सूची क्या होगा, लिस्ट वो देखते हैं। कितना, अब इसमें क्या आता है, 150, 200, 250, 300, इस तरह से आ रहा। अब इसमें देखना है एपी में है या नहीं, तो माइनस करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करते हैं, A2 - A1 करते हैं,
तो कितना आता है? 200 में से 150 को माइनस कर दें, क्या आएगा? 50। फिर देखते हैं तीसरा में से दूसरा को माइनस करते हैं, 250 में से 200 को कितना आता है? 50। फिर आगे बढ़ जाते, यदि सेम आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा सेम तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे में A4 में से A3 को माइनस करके देख लेते हैं, 300 में से माइनस कर देते हैं 250 को, आता है 50। यहां देखते हैं तीन तीन स्थितियों में सेम वही 50 का डिफरेंस जा रहा है, तो इसके मतलब क्या है? ये एपी में है, एपी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है नंबर 3। अब नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 4 में दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो रुपये 10,000 हैं, उसको जानने से पहले जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में क्या क्या होते हैं और उसके फॉर्मूले क्या हैं। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। मूलधन जो होता है उसको P से सूचित करते हैं, प्रिंसिपल, और उसके बाद दर जो होता है रेट, उसको R के रूप में प्रतिशत दर को लेंगे तो R परसेंटेज लेंगे। समय जो होता है उसको N से सूचित करते हैं, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसका CI होता है। लेकिन यहां चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाना है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज सहित मूलधन को निकालना हो तो उसे मिश्रधन कहते हैं, और मिश्रधन को A से सूचित करते हैं, ठीक है। A इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। बस इसी सूत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो अमाउंट निकालना है। अब देखते हैं प्रथम वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? प्रथम वर्ष में मिश्रधन वही होगा, मूलधन के बराबर ही होगा, यानी 10,000 रुपये ही होंगे इनके, ठीक है। तो प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या हो जाएगा? तो एक वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो N का मान क्या हो गया? 1। फॉर्मूला वही रहेगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। N का मान 1 लेंगे तो P हो गया 10,000। और यहां ध्यान दें कि दर दिया हुआ है 8%, तो 10,000 हो गया, 1 प्लस R 8/100 कर देंगे, पावर N का मान 1 कर देते हैं, कटा लेते हैं, 25 हो गया, इधर 10,000 इधर आ गया, और इधर 25 2 27, 27/25 कटा देते हैं 25 से। 25 से हो गए 100 होता है, डबल जीरो डाल दिए, 27 इंटू 400 कर देंगे, 8। तो इस तरह से 800 जो इसका इंटरेस्ट बढ़ गया, 10,800। तो 10,000 रुपये का 10,800 हो गया प्रथम वर्ष के अंत में। अब दूसरे वर्ष के अंत में क्या होता है? के अंत में A का मान क्या होता है, अमाउंट कितना होता है, जरा देख लेते हैं। तो N का मान 2 रख देना है बस, और कुछ आवश्यकता नहीं है। 10,000 वैसे ही रहेंगे, 1 प्लस 8/100 वैसे ही रहेगा, N का मान हो जाएगा 2।
ध्यान दें, इसको कटाने के बाद हल करने पर 27/25 आता है। पावर 2 के कारण 2 बार इसको लिखा जाएगा, तो 27/25 2 बार आ जाएगा इसमें। अब इसको कटा लेते हैं तो उसी तरह से कट जाएगा, 400 आ गया। फिर 25 से कटा लेते हैं, 16 आ जाता है। तो 27 इंटू 27 इंटू 16 कर लेंगे, 16 इंटू 27 इंटू 27 कर लेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो दूसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन होगा। तो गुना करने पर आता है 11,664। तो अब देखते हैं, ये 10,000 है, 10,800 है और 11,664, क्या समान रूप से क्या 800 ही बढ़ेंगे? यदि 800 बढ़ता तो क्या होता? 11,600 आता, लेकिन 64 आ जाने के कारण ये बढ़ गया मान, यानी एपी में नहीं होगा। यहां देख लेते हैं, इसको लिख देंगे किस तरह से उसको। तो यहां मिश्रधन का लिस्ट तैयार करते हैं। तो मिश्रधन क्या क्या है जगह देख लेते हैं उसको। 10,000 पहला था, उसके बाद 10,800 है, उसके बाद 11,664 है। इस तरह से आ रहे हैं। A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या देखते हैं, 10,800 में से माइनस कर देते हैं 10,000 को, 800 आता है, नंबर 1। फिर A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, 11,664 में 10,800 माइनस कर देते हैं तो आता है 864। यहां देखते हैं दोनों में बराबर नहीं, जब बराबर दो में ही नहीं होता है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है एपी में नहीं है। तो इस तरह से स्पष्ट कर लिए दो, 1 और 2 नंबर के समीकरण से, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 5.1 के नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे।